कुमार मिश्रा जीएस के ज्योग्राफी क्लास में अगला चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ। इससे पहले की क्लास में हम लोग भारत की कृषि पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग फसल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जैसे प्रमुख फसल और उसके लिए जो भौगोलिक दशाएं चाहिए उसकी चर्चा हो रही थी। तो मैं चावल और गेहूं दो फसल का बताया था, भौगोलिक दशा। उसके बाद की जो फसल है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चावल हो गया, चावल के बाद गेहूं, गेहूं के बाद जो भारत का अगला फसल है उसको हम ज्वार कहते हैं, है ना। ज्वार को मोटा अनाज में रखा जाता है। ज्वार भारत का तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह दक्षिण भारत के गरीब किसानों का प्रिय भोजन है, स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडियन पुअर फार्मर। ज्वार एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ज्वार एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी खेती के लिए करीब 20 से 35 डिग्री से तापमान या फिर 25 से 35 डिग्री से तापमान में भी इसकी खेती की जा सकती है। 20 से 25 डिग्री से तापमान तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और लावा मिट्टी, इसी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं या इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, उपयुक्त मानी जाती है। भारत में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र भारत का करीब 47% ज्वार देता है। पूरे भारत में जो ज्वार उत्पादित होता है उसका 47% अकेले महाराष्ट्र देता है। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। बाजरा को सोरघम भी कहा जाता है, अंग्रेजी में सोरघम भी कहा जाता है या बाजरा भी कह सकते हैं, बाजरा भी कह सकते हैं। तो बाजरा एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी खेती के लिए करीब 18 से 35 डिग्री से तापमान, करीब 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है तथा लाल मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरह की दशा अगर है तो बाजरा की खेती होगी। भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत का सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान करता है। बाजरा के बाद है मकई। मकई एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। मकई को हम उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल की श्रेणी में रखते हैं। उपोष्ण ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। मकई एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती के लिए 20 से 28 या 30 डिग्री से तापमान, 20 से 28 या 30 डिग्री से तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें बालू का अंश को उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी में कैल्शियम का होना भी जरूरी है क्योंकि इसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। भारत में मकई का उत्पादन जैसे यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद फिर दक्षिण भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना,
तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में मकई की खेती की जाती है। मकई के बाद है गन्ना। गन्ना एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती के लिए औसतन 25.5 डिग्री C तापमान, 25.5 डिग्री C तापमान या रेंज में कहेंगे 20 से 30 डिग्री C तापमान तथा 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा, 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा और जलोढ़ मिट्टी या लावा मिट्टी युक्त मानी जाती है। लावा मिट्टी युक्त मानी जाती है। इसके अलावा एक तो और विशेषता है इसकी खेती के लिए कि जब गन्ना पक रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है, उस समय शुष्क तापमान होना चाहिए, तापमान में नमी नहीं होनी चाहिए तथा मंद वायु प्रवाह और स्वच्छ आकाश रहने से गन्ना में सुक्रोज की मात्रा बढ़ती है, अर्थात मिठास पैदा करने वाले जो तत्व होते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है। और इस प्रकार की दशा दक्षिण भारत में विशेष रूप से पाई जाती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत की तरफ गन्ना की खेती काफ़ी तेजी से डेवलप कर रहा है। इसकी खेती वहाँ पर जोर शोर से हो रही है ना। अगर गन्ना के पकने के समय मैच्योरिंग पीरियड में यदि नमी ज़्यादा हो जाए वायु में या वर्षा हो, इससे क्या होगा कि गन्ना मोटा हो जाएगा, उसमें रस की प्राप्ति ज़्यादा होगी परंतु रस में मिठास कम होगा, जिससे चीनी का रिकवरी कम होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट गन्ना के बाद है कपास। कपास एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, जिसकी खेती के लिए 20 से 28 या 30 डिग्री C तापमान, 20 से 28 या 30 डिग्री C तापमान है ना, तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है या लावा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी या लावा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, उपयुक्त मानी जाती है। इसमें कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए कभी कभी काली कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है, उपयुक्त मानी जाती है ना। उसके बाद कपास की खेती के लिए वर्ष का कम से कम 200 दिन पाला रहित होना चाहिए, 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। कपास की खेती तभी संभव होगा जब साल का 200 दिन पाला रहित होगा, यानी फ्रॉस्ट फ्री होगा, पाला रहित होगा यानी फ्रॉस्ट फ्री होगा। वर्ष का कम से कम 200 दिन पाला रहित होना चाहिए, क्योंकि पाला इसके लिए नुकसानदेह होता है ना। इसीलिए इसकी खेती इससे यानी पाला से ज़्यादा गाइड होता है, तापमान से ज़्यादा गाइड होता है। और यही वजह है कि नॉर्थ इंडिया में इसकी खेती नहीं होती है, कम होती है। अन्य दशा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये 200 दिन पाला रहित माना जाता है। नेक्स्ट है कपास के बाद है जूट। कपास के बाद जूट एक उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश का उत्पाद है। जूट एक उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश का उत्पाद है, जिसकी खेती के लिए 18 से 30 डिग्री C तापमान, 30-32 इस रेंज में चलेगा, 18 से 30 या 32 डिग्री C तापमान तथा 150 cm से अधिक वर्षा, 150 cm से अधिक वर्षा, 150 cm से अधिक वर्षा, 150 cm से अधिक वर्षा। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी या जिसको आप कांप मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ साथ
इसके साथ साथ जूट की खेती के लिए सस्ते श्रमिकों का होना जरूरी है। सस्ते श्रमिकों का होना जरूरी है ना? सस्ते श्रमिकों का होना जरूरी है, चीप लेबर का होना जरूरी है। अगर श्रमिक सस्ता नहीं है तो फिर इसकी खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि कपास जूट की खेती श्रम आधारित कृषि पेशा है, यानी लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है, और ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि कहा जाता है कि जूट जब कटता है, जूट के पौधा को काटकर छोटा छोटा बंडल बना लिया जाता है और उसको किसी स्थिर पानी में उसको नीचे दबा दिया जाता है सड़ने के लिए। करीब 10 दिन 12 दिन के बाद उसको किसान वाश करते रहते हैं। तो जब वो सड़ जाता है, जैसे ही सड़ेगा पूरी तरह से सड़ जाएगा तो उससे स्मेल आने लगता है, बदबू आने लगती है। तो किसान समझ जाते हैं कि भाई जूट वो जो है रेशा उसका जो छिलका है सड़ गया है। तो फिर उसको निकाल कर बंडल को और 2 4 5 वो जो पौधा उसको पकड़ के उसको पानी में पीटते हैं, ताकि जितनी भी गंदगी होती है छाल में सब हट जाता है और उसका सारा रेशा अलग होने लगता है। उसके बाद जब गंदगी हट जाती है तो रेशा को स्टिक से निकालकर फिर उसको साफ पानी में धोकर सूखने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह की दशा, इस तरह का कार्य करने के लिए श्रमिक का होना जरूरी है। बिना श्रमिक का ये काम संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसकी खेती के लिए श्रमिक बहुत जरूरी है, लेबर जरूरी है, और वो भी सस्ता होना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा कि जो जूट की जो खेती होती है ना, वो घनी जनसंख्या वाले भागों में होती है। समझ रहे बात को? घनी जनसंख्या वाले भागों में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, जूट के बाद चाय। एक उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है। चाय एक उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती सागर तल से करीब 2500 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। चाय की खेती सागर तल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। इसकी खेती के लिए 20 से 30 डिग्री से तापमान, 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा, 150 सेंटीमीटर वर्षा और लेटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है ना? इसके अलावा चाय की खेती के लिए सस्ते श्रमिकों की जरूरत होती है, क्योंकि पत्ती को एक एक करके चुनना पड़ता है। ये थोड़ा सा उबाऊ काम है ना, बोरिंग वर्क है। इसीलिए श्रम होना चाहिए, वो भी सस्ता होना चाहिए। इसमें महिला श्रमिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इसका वजह है कि एक तो महिलाओं में पेशेंस ज़्यादा होता है, दूसरा कि चाय के बगान में यूनियन बाजी भी खूब होती है। इसीलिए यहाँ पर महिला श्रमिकों को एंट्री आसानी से मिल जाती है बगान में काम करने के लिए। खास करके जो परिवार के साथ होते हैं उसको एंट्री मिलती है, और बिना परिवार वाले पुरुष को इसमें एंट्री नहीं मिलती है या जल्दी नहीं मिलती है, दिक्कत होती है। तो महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि पत्ती को चुनना होता है। इसमें थोड़ा सा यानी एक तरह से कहिए कि पेशेंस के साथ साथ एक हुनर भी होना चाहिए कि कौन सी पत्ती तोड़नी है, क्योंकि उसी पर चाय का जो टेस्ट है निर्भर करता है। इसके अलावा चाय की खेती के लिए ढलवा भूमि होना चाहिए, स्लोपी लैंड, है ना? अगर भूमि समतल होगा तो उसमें चाय की खेती कतई संभव नहीं है, क्योंकि समतल भूमि होगा तो वर्षा काल में चाय पौधा के जड़ों में जल जमाव हो जाएगा, तो सारा प्लांट सूख जाएगा, है ना? सारा चाय का पौधा सूख जाएगा। इसीलिए पहाड़ी ढलान पर खेती की जाती है, क्योंकि इससे वर्षा होने पर पानी उसके जड़ में जम नहीं पाता है, सारा पानी नीचे लुढ़क जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि जब चाय माने जो है जहाँ पर चाय की खेती होती है उसके लिए वहाँ पर माने मॉइस्ट टेम्परेचर एंड मिस्टी वेदर कंडीशन आर गुड फॉर टी प्लांट ग्रोथ। यानी कहा जाता है कि नम तापमान यानी तापमान में नमी होना चाहिए, वायुमंडल में नमी ज़्यादा होना चाहिए, तथा वायुमंडल धुंधला होना चाहिए, आकाश धुंधला होना चाहिए, है ना? ताकि सनलाइट डायरेक्ट चाय पर नहीं पड़ सके, यानी चाय की पत्ती पर। तो अगर इस तरह की दशा है तो ये चाय के उत्पादन के लिए बेस्ट माना जाता है। दूसरी बात कि चाय पौधा जो होता है, चाय का पौधा, चाय की पत्ती, उस पर तेज धूप या डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो हार्मफुल होता है, इससे चाय का टेस्ट खराब हो जाता है।
क्योंकि चाय का पौधा शैडो लविंग प्लांट होता है, यानी छांव प्रिय पौधा होता है। इसीलिए चाय बागान के इर्द गिर्द में बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे केला का पेड़ तो कॉमन हो गया, इसके बाद और भी सागवान, सखुआ, इस तरह के पेड़ भी लगाए जाते हैं, ताकि जो चाय का बागान है उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ सके, है ना। ये सब दशा चाहिए। अब देखिए कि भारत में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है। असम मुख्य उत्पादक है, भारत का सर्वाधिक चाय देता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है ना। उसके बाद दक्षिण भारत में तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी खेती होती है। आप इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं, भारत का करीब 80 से 85% चाय नॉर्थ इंडिया देता है, यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, और 15 से 20% चाय दक्षिण भारत से प्राप्त होता है, जिसमें दक्षिण भारत में तमिलनाडु मुख्य उत्पादक है और नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। चाय के बाद है कहवा। कहवा को अंग्रेजी में कॉफी बोला जाता है। कहवा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कहवा एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी खेती के लिए 18 से 30 डिग्री से तापमान, 18 से 30 डिग्री से तापमान तथा 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा, 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा और लावा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। लावा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। मोटा मोटी आप ये भी समझ सकते हैं कि चाय की खेती के लिए जो दशा चाहिए, लगभग वही दशा जो है इसके लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। लावा मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी में भी इसकी खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी में भी इसकी खेती की जाती है। समझ रहे हैं? भारत में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। कर्नाटक को कहवा कॉफी ग्रोइंग स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रबर। रबर एक उष्णकटिबंधीय विषुवतरेखीय प्रदेश का उत्पाद है ना। उष्णकटिबंधीय विषुवतरेखीय प्रदेश का उत्पाद है जिसकी खेती के लिए 18 से 28 डिग्री से तापमान, 18 से 28 डिग्री से तापमान, 200 सीएम से अधिक वर्षा, 200 सीएम से अधिक वर्षा तथा लेटराइट मिट्टी या लावा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी या लावा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है ना। ये सब दशा चाहिए रबर की खेती के लिए। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल से प्राप्त होता है ना। उसके बाद आ जाइए दलहन की बात करेंगे। दलहन की खेती के लिए कोई विशेष भौगोलिक दशा नहीं चाहिए। दलहन की खेती उन भागों में की जाती है जहाँ वर्षा कम होती है, ड्रायर पार्ट में की जाती है। आप ये कह सकते हैं कि इन इंडिया पल्सेज आर ग्रोन इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप जैसे भारत को उत्तर दक्षिण एक रेखा खींचकर दो भाग में बांट दीजिए, पश्चिम और पूरब। तो पूरब का जो भाग है यहाँ वर्षा थोड़ा सा ज़्यादा होती है, इसलिए पूरब में दलहन की खेती उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम होती है इसकी खेती। और पश्चिम शुष्क भाग है, पश्चिम में अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है, शुष्कता रहती है, तो इस रेखा के पश्चिमी भाग में दलहन की खेती होती है। जैसे दलहन की बात करेंगे तो भारत में दलहन का जो उत्पादक क्षेत्र है, जैसे यूपी, पश्चिमी यूपी ज़्यादा, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, एमपी, है ना, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद उधर आप दक्षिण भारत में चले जाइए, जैसे कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु, इन राज्यों में दलहन की खेती होती है। बिहार में भी दलहन की खेती होती है, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी होती है, झारखंड में होती है, लेकिन पश्चिमी भाग में दलहन की ज़्यादा खेती होती है। ठीक है। उसके बाद आप तिलहन की बात करेंगे, ऑयल सीड्स की। तो ऑयल सीड्स आर आल्सो ग्रोन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब तिलहन की खेती भी शुष्क भागों में की जाती है। भारत को आप पूर्व पश्चिमी, उत्तर दक्षिण एक रेखा खींचकर दो भागों में बांट दीजिए, पश्चिम और पूरब। तो इस रेखा के पश्चिम का जो भाग होगा वो तिलहन उत्पादक क्षेत्र होगा, पूरब का भाग तिलहन यहाँ पर ज़्यादा इसकी खेती नहीं होती है ना। उसके बाद जाके फिर आप तंबाकू की बात कीजिए। तंबाकू, है ना। अब देखिए तंबाकू एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती के लिए 18 से 30 डिग्री से तापमान होना चाहिए तथा
50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। अब जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या लावा मिट्टी, यानी मिट्टी इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मैंने तापमान वर्षा भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तंबाकू का उत्पादन नॉर्थ इंडिया में भी होता है, साउथ इंडिया में भी होता है, दोनों भागों में तंबाकू की खेती होती है। ठीक है, ये सब भारत के कुछ प्रमुख फसल हैं। अब इसको मैं एक बार सरसरी निगाह से बता देता हूँ। जैसे भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद फिर ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, मकई का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, कभी कभी कर्नाटक आगे आ जाता है। उसके बाद गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चीनी सर्वाधिक उत्पादित होता है महाराष्ट्र में, है ना। उसके बाद जाके फिर जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, डेल्टाई क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। उसके बाद जाके कपास का सर्वाधिक उत्पादन अभी गुजरात करता है, इससे पहले महाराष्ट्र करता था। ये भी महाराष्ट्र और गुजरात में उठापटक होते रहता है। उसके बाद जाके चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। उसके बाद कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। ये सब प्रमुख फसल उसके उत्पादक। अब तंबाकू की बात करेंगे तो भारत में तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश देता है। उसके बाद मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली भी नॉर्थ और साउथ दोनों भागों में की जाती है। मूंगफली भी वैसे तिलहन के अंतर्गत भी आता है ना। इसकी खेती नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडिया में भी होती है। गुजरात मूंगफली ज़्यादा उत्पादित करता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब प्रमुख राज्य हैं। आप दलहन तिलहन की बात कीजिएगा तो तिलहन में राजस्थान एक नंबर पर है। उसके बाद जाके दलहन में एमपी जो है प्रमुख स्थान रखता है ना। जैसे दलहन में मसूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन एमपी में होता है, चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन एमपी में होता है, अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है ना। ये सब जो है प्रमुख दलहन हैं। उसके बाद मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। ये सब प्रमुख फसल हैं, है ना। इसके बाद फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। जय हिंद। चैप्टर